जब वो पड़ गया चुड़ैल के प्यार में। रमेशर काका के पास कई सारी बढ़िया गायें थी। वो रोज सुबह इन गायों को दूहकर चराने के लिए निकल पड़ते थे। सुबह से लेकर शाम तक रमेशर काका गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, कभी नदी किनारे तो कभी कभी इस जंगल से उस जंगल घुमा करते थे और दिन ढलते ही गांव की तरफ निकल पड़ते थे। जब रमेशर काका गायों को चराने के लिए निकलते तो सत्तू और भूजाभरी के साथ ही कभी कभी दही दूध आदि भी ले जाते थे और भूख लगने पर किसी पेड़ की छाया में बैठकर खाते पीते थे। रमेशर काका कभी भी अपने साथ पानी नहीं ले जाते थे, ना ही लोटा रखते थे। प्यास लगने पर या तो वो नदी का जल पीते, नहीं तो जंगल में जो सरेह होती है, सरेह यानी कि गांव से बाहर खुला खेत आदि भाग में दूर दूर तक जहाँ कोई बस्ती ना हो, घर ना हो, ऐसी सिचुएशन में जहाँ उन्हें पानी मिलने की कोई उम्मीद ना हो, तो लाठी से मारकर महुए या आम के पत्ते तोड़कर अपने गमछे की एक छोर में बांधते और फिर इस गमछे के दूसरे छोर को अपने साथ हमेशा रहने वाली धोती के दूसरे छोर से बांधते, फिर इसे किसी कुएं में डालकर पानी निकालते। इस विधि को झोंझ कहते हैं। इसमें बहुत अधिक पानी तो नहीं निकलता, पर 2-3 बार में पीने भर का पानी अवश्य निकल आता है। एक बार की बात है, रमेशर काका बीमार पड़ गए। अब उनके गाय गोरू को चराने कौन ले जाए, वो बहुत परेशान हुए, क्योंकि एक भी दिन अगर इन गायों को चराने में देर होने लगती तो ये बोलने लगती थी। खूंटों के पास हगमोद कर इतना चकल्लस करती थी कि खूंटे के आसपास की जगह सने गोबर माटी से भर उठती थी। जब तक इन्हें खोला नहीं जाता रम बहाती रहती। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, पर रमेशर काका की तबीयत ठीक नहीं हुई। रमेशर काका अब इन 2 दिनों में गायों के आगे पुआल, खांची में भूसा आदि डाल देते थे। पानी आदि दिखा देती थी उनकी पत्नी, तो गाय पानी वगैरह तो पी लेती, पुआल आदि खाने का नाम नहीं लेती और बेचैनी से खूंटों के आसपास घूमा करती थी। इन 2 दिनों में तो कुछ गायों ने अपना पगाह भी तोड़ दिया और चरने के लिए भाग गई। कैसे भी करके रमेशर काका की पत्नी ने इन गायों पर काबू किया। तीसरे दिन भी रमेशर काका की तबीयत जब ठीक नहीं हुई तो उन्होंने संदेशा भेजकर अपने ससुराल से सरपुत घनेसर को बुला लिया। घनेसर 16-17 साल का किशोर था और बहुत ही सुंदर और भला चंगा था। घनेसर ने आते ही अपने फूफा का सारा काम संभाल लिया। घनेसर बहुत ही समझदार लड़का था। वो रोज सुबह सुबह ही 3 बजे जग जाता और नित्य क्रिया से निपटकर 5 बजे तक पढ़ाई करता और उसके बाद गायों को खोलकर चराने के लिए निकल पड़ता। वो अपने साथ अपनी किताबों को भी ले जाना कभी नहीं भूलता था। किसी चरने वाली जगह पर गायों को चरता छोड़कर वो किसी पेड़ आदि की छाया में बैठकर पढ़ाई करता था। एक बार की बात है, गायों को चराते चराते घनेसर एक जंगल में दूर तक निकल गया। जंगल बहुत घना नहीं था, पर बहुत सारी झाड़ियों से भरा पड़ा था। दोपहर का समय था। अब घनेसर को भी प्यास सताने लगी। घनेसर गायों को चरता छोड़कर जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भाग दौड़ करने लगा। अचानक उसे एक बरगद के पेड़ के नीचे बहुत पुराना कुआं दिखाई दिया। कुआं बहुत ही पुराना था, लेकिन हाल में ही पक्की ईंट से उसकी मरम्मत हुई हो ऐसा लगता था। घनेसर ने अब बिना देर किए जंगल में कुछ झाड़ियों के हरे पत्ते तोड़े और उन्हें अपने गमछे में बांधकर झोंझ बनाया। फिर अपने फूफा की तरह गमछे के एक छोर में धोती बांधकर उसे कुएं में लटकाया, पर कुएं में पानी का सतह बहुत नीचे था। झोंझ पानी तक नहीं पहुंच पाया। उसने लाख कोशिश की, नए नए हथकंडे अपनाए, फिर भी पानी तक नहीं पहुंच पाया। अब वो पसीने से तरबतर हो गया था। धोती से पसीने को पोंछते हुए उसी कुएं की बेदी पर बैठ गया। कुछ सोचने लगा। तभी पायल की छमछम की आवाज ने उसके सोचने के क्रम को बाधित कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूर पर हिरनी सी चाल से अपने पायलों की झनकार करते हुए, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान व गालों पर हल्की लाली लिए हुए एक किशोरी उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही है। वो अवाक मन से उस किशोरी के रूप श्रृंगार के रस का पान करने में लग गया। उस किशोरी में पता नहीं क्या जादू था। वो ज्यों ज्यों करीब आती जा रही थी, घनेसर उसके अप्रतिम सौंदर्य में खोया जा रहा था। पास आकर शरारतीपन से उस किशोरी ने बेहिचक मन से घनेसर से पूछा, प्यास लगी है क्या? घनेसर जो एकटक उस किशोरी की सुंदरता का पान किए जा रहा था,
घबराकर हाँ में सर हिला दिया। किशोरी आगे बढ़ी और कुएं के जगत पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों से अंजलि बनाई और कुएं में झुक गई। घनेसर अभी भी उस किशोरी में खोया हुआ था। दरअसल उस किशोरी में कुछ तो ऐसा था जो बरबस घनेसर को मदमस्त किए जा रहा था, उसे अपनी तरफ आकर्षित किए जा रहा था। किशोरी ने कुएं से अपनी अंजलि भरकर पानी घनेसर की तरफ बढ़ा दिया। घनेसर भी बिना कुछ बोले अपने हाथों की अंजलि बनाकर अपने मुंह में सटा लिया। किशोरी अपने अंजलि का पानी घनेसर के अंजलि में उड़ेलना शुरू कर दी और घनेसर भी अमृत रूपी जल को पीना शुरू कर दिया। हाँ, ये अलग बात थी कि घनेसर की अंजलि से आधा पानी नीचे गिरे जा रहा था, क्योंकि वो पानी पीने के साथ ही उस किशोरी के चेहरे की तरफ आकर्षक होकर के देखे जा रहा था। ना तो उस किशोरी के अंजलि का पानी खत्म हो रहा था, ना ही घनेसर की प्यास बुझने का नाम ले रही थी। पानी पिलाने का ये सिलसिला लगभग आधे घंटे चला और जब किशोरी को लगा कि ये व्यक्ति पानी में कम लेकिन उसको एक टक निहारने का काम ज्यादा कर रहा है, तो वह थोड़ी असहज होकर बोली, और पिलाऊं कि बस? फिर घनेसर ने कुछ बोले बिना ना में सर हिला दिया। इसके बाद उस किशोरी ने घनेसर से एक मादकता भरी आवाज में फिर पूछा, अब मैं चलूं? फिर घनेसर ने हाँ में सर हिला दिया। किशोरी फिर हिरनी की चाल से पता नहीं जंगल में कहाँ खो गई। घनेसर कुछ समय तक तो चुपचाप उस कुएं की जगत पर बैठा रहा। फिर अचानक पता नहीं उसे क्या सूझा कि उठकर गायों की ओर चल दिया। गायों की दिशा में बढ़ते समय घनेसर कोई प्यारा सा गीत गुनगुना रहा था। गायों को लेकर घनेसर घर पहुंचा। आज वो बहुत खुश लग रहा था। रह रहकर कोई प्रेम भरा गीत गाता जा रहा था। उसकी भूख प्यास सब गायब हो चुकी थी। उसने अपनी बुआ के लाख कहने के बाद भी रात को कुछ नहीं खाया और अपनी खाट पर सोने चला गया। उसकी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब थी। पता नहीं क्यों उसे एक खुशनुमा बेचैनी सताए जा रही थी। वह लेटे लेटे कभी कभी खाट से उठ जाता और कुछ गुनगुनाने के बाद 2-4 कदम चहलकदमी करने के बाद फिर खाट पर आकर लेट जाता। उसे एकदम से समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है और उसके साथ ये क्यों हो रहा है। अचानक वो जागते हुए एक सपना देखने लगा और सपने में और कुछ नहीं, बस आज दिन भर के उसके कार्यकलाप थे। उसने अपने को गाय चराने के लिए जंगल में जाते हुए देखा, फिर कुएं की जगह पर बैठे हुए देखा, फिर उस किशोरी का आना और उसे पानी पिलाना। इतना सपना देखते ही या यूं कहें कि याद करते ही वो गदगद हो गया। लेकिन आगे की घटित घटना को याद करके कुछ ऐसा हुआ कि उसे काठ मार गया। अचानक घनेसर को पता नहीं क्या सूझा। वो डर के उठकर बैठ गया। बिना देरी किए उसने सिरहाने रखी माचिस में से एक तीली निकाली और पास में रखे दिए को जला दिया। दिए की धुंधली रोशनी में उसके माथे पर आया पसीना और उनकी बूंदों को साफ देखा जा सकता था। आप बता सकते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? दरअसल उसके जहन में एक सवाल कुरिद गया। वो किशोरी इतने गहरे कुएं में से अपने हाथ की अंजलि बनाकर पानी कैसे निकाल दी, और साथ ही उसने इतनी देर तक पानी पिया फिर भी उस किशोरी की अंजलि का पानी खत्म क्यों नहीं हो रहा था? उसने भूत प्रेत की बहुत सारी घटनाएं सुन रखी थी। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, भूतनी। इसके बाद डरे सहमे घनेसर ने उस डुबडुबाते दिए के प्रकाश में ही बैठे बैठे रात गुजार दी। सुबह सुबह डरा सहमा घनेसर गायों को लेकर मैदान की तरफ निकल गया। उसने मन में एकदम से सोच लिया कि अब भूल कर भी उस जंगल की ओर नहीं जाऊंगा, पर कहीं न कहीं उसके जहन में उस किशोरी की यादें अंगड़ाई ले रही थी। न चाहते हुए भी उस किशोरी का अनुपम सौंदर्यवान चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता, अपने आकर्षण का एहसास करा जाता। घास के मैदान में गायों को चरता छोड़ वो पास में ही एक सूखी गड़ही के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो किशोरी को काफी समय से जानता है, वह उसकी परिचित है। उस किशोरी का सौंदर्यपूर्ण शरारती चेहरा याद आते ही एकदम से सहमा घनेसर मुस्कुरा देता है। उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोचते हुए घनेसर को पता ही नहीं चला कि कब सूर्य उसकी सिर पर आ गया और डालियों और पत्तों के बीच में से आंख में जौली खेलने लगा। घनेसर उठा और गायों की ओर चल दिया। गायों को हाँक हाँक कर एक पास करने के बाद
फिर वो उस पेड़ के नीचे आ गया। पेड़ के नीचे आकर घनेसर ने कांधे पर रखी धोती को दोहरा कर बिछा दिया और गमछे को सर के नीचे लगाकर वहीं लेट गया। मैदान में कुछ चरवाहे या किसान नजर आ रहे थे। डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि दिन था। उस सूखी गड़ही के किनारे रजमतिया काकी पेड़ों पर से गिरे सूखी लकड़ियों को एकत्र कर रही थी। लेटे लेटे रत जगा किया घनेसर को पता नहीं कब नींद आ गई, पर नींद में भी वो सहमा सहमा दिख रहा था। कभी कभी उसके चेहरे पर एक मिनटी मुस्कान आ जाती। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भूत और देवता की लड़ाई देख रहा है। भूत का विकराल रूप उसे डरा जा रहा था और देवता का उस भूत पर हावी होना उसे खुश कर जा रहा था। सोए हुए घनेसर को पता नहीं क्या हुआ, वो सकपकाकर उठ गया। दरअसल उसे ऐसा लग रहा था कि कोई मखमली उंगलियों से उसके बालों में हाथ फेर रहा है, रह रहकर उसे सहला रहा है। आसपास में किसी को न देखकर उसे ये भ्रम लगा, पर वह फिर सोया नहीं और बैठकर फिर से उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। अचानक एक तेज हवा उठी और सरसराते हुए इसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। हवा के उस चक्कर में उसे एक अजीब प्रेम की अनुभूति हो रही थी। वो हवा धीरे से उस किशोरी के जैसे उसके पास आकर के खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, कल से तो तुम मेरे बारे में ही सोच रहे हो, है ना? फिर से घनेसर ने एक लंबी सांस लेकर हाँ में सर हिला दिया। उस किशोरी ने खिलखिलाते हुए कहा, कोई अपनों से डरता है क्या? मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको डराने नहीं आई हूं, बल्कि अपनापन का एहसास कराने आई हूं। इसके बाद पता नहीं क्यों घनेसर का डर कुछ कम हो गया और वो एकटक होकर फिर से उस किशोरी के अनुपम सौंदर्य का नेत्रपान करने लगा। ये सिलसिला कुछ देर तक चला। फिर से खिलखिलाती हुई वह किशोरी वहां से गायब हो गई। अब तो आए दिन घनेसर उस किशोरी के साथ काफी समय बिताने लगा। वो दोनों अब खुलकर एक दूसरे से बात करने लगे। घनेसर उसे इंसानी कहानियां, अपने गांव घर की बातें सुनाता और वो किशोरी अपने लोक की बात बताती, अपने जीवन के रोचकपूर्ण किस्से सुनाती। आखिर वे दोनों इतने करीब आ गए कि सदा के लिए एक साथ जीने मरने की कस्में खा लिए। क्या घनेसर उस भूतनी किशोरी को अपना पाया? आखिर वो भूतनी अपने लोक की कौन कौन सी बातें घनेसर को बताती थी? इन सब रहस्यमयी बातों से पर्दा इस कहानी के अगले और अंतिम भाग में उठ जाएगा। तो कैसी लगी यह भूतही काल्पनिक कहानी? अपने विचारों से अवगत कराएं ताकि मैं जल्द से जल्द इस कहानी को पूरा करके आप लोगों के सामने ला सकूं। आई होप कहानी आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली कहानी में। अद्भुत चैनल आप सबके मंगलमय होने की कामना करता है। धन्यवाद।